हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी अंडर कवर अमीर ज़्यादा। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 13। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नितेश अपने ऑफिस पहुंच गया था और उसने उन दोनों को 1 रुपए का ऑफर दिया। मौत को सामने खड़ा देखकर खन्ना और सिंघानिया ने अपने कांपते हुए हाथों से उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। उन्होंने अपने 500 करोड़ के शेयर्स नितेश अग्रवाल के नाम कर दिए। नितेश ने वो कागज उठाया और उसे अपने कोट की जेब में रख लिया। उसने पूरे बोर्ड रूम में बैठे बाकी डायरेक्टर्स की तरफ एक खौफनाक नजर डाली। नितेश ने दहाड़ कर पूछा, किसी और को चेयरमैन बनने का शौक है? लेकिन पूरे बोर्ड रूम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सबने डर के मारे अपने सिर नीचे कर लिए। तभी नितेश ने अपना फैसला सुनाकर कहा, आज के बाद अग्रवाल एंड अग्रवाल इंडस्ट्रीज का चेयरमैन, सीईओ और सर्वा सिर्फ और सिर्फ नितेश अग्रवाल है। अगर किसी ने मेरी कुर्सी की तरफ या मेरी माँ की इस कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसके पूरे खानदान को जिंदा जमीन पर दफन कर दूंगा। गेट आउट एवरीवन। नितेश के एक दहाड़ से सारे डायरेक्टर्स अपनी जान बचाकर बोर्डरूम से ऐसे भागे जैसे वहां कोई बम फटने वाला हो। बोर्डरूम में अब सिर्फ नितेश, जुबैर और राकेश अग्रवाल बचे थे। राकेश अग्रवाल, जो अब तक बुत बनकर अपने बेटे का ये खौफ और कारपोरेट तांडव देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर नितेश के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करके कहा, मेरे शेर, मुझे फक्र है तुझ पर नितेश। तूने आज डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। तूने साबित कर दिया कि तू मेरा असली वारिस। नितेश ने झटके से राकेश अग्रवाल का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। उसकी आंखों में अब कोई जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि अपने बाप के लिए वही पुरानी और जहरीली नफरत थी। नितेश ने बहुत ही सर्द और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अपनी गलतफहमी को अपने पास रखिए मिस्टर राकेश अग्रवाल। मैंने ये जो कुछ भी किया है, यह आपकी डूबती हुई इज्जत को बचाने के लिए नहीं किया। ये मेरी कंपनी मेरी माँ के खून पसीने से बनी थी और आज मैंने अपनी माँ की अमानत को इन भेड़ियों से बचाया है। आपका इस कंपनी पर अब कोई हक नहीं है। मैं आपसे आज से इस इमारत में कदम भी नहीं रखेंगे। आपकी जगह आपका 2 नंबर का खूनी महल है, वहीं जाकर बैठिए। राकेश अग्रवाल का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोल पाते उसे पहले नितेश ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। घड़ी पर नजर पड़ते ही नितेश का खूंखार और शैतानी रूप एकदम से गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक घबराहट और खौफ आ गया था। घड़ी में दोपहर के 3:30 बज चुके थे। नितेश ने टाइम देखते ही हड़बड़ा कर कहा, 3:30 बज गए? ओह शिट। नितेश ने अपने दोनों हाथों को अपने से बाल नोच लिए। उसको देखकर जुबैर घबरा गया। उसने तुरंत आगे आकर कहा, क्या हुआ छोटे मालिक, कोई गड़बड़ हो गई क्या? तभी नितेश पागलों की तरह बोर्डरूम में टहलने लगा। उसने इधर से उधर घूम कर कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जुबैर। मैंने अनिका को वादा किया था कि मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊंगा। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। 3:30 बज चुके हैं। अगर वो मुझे ढूंढते हुए बाहर निकल गई या दीनानाथ मेहता ने कोई सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा सिद्धू वाला खेल तो बर्बाद हो जाएगा। नितेश अग्रवाल, जो अभी 1 मिनट पहले 500 करोड़ की डील को लातों से ठुकरा रहा था, वो अब एक लड़की के सामने अपने झूठे वादे को लेकर पसीना पसीना हो चुका था। नितेश अपना चश्मा उठाकर पागलों की तरफ बाहर की तरफ भागते हुए बोला, जुबैर मेरी गाड़ी निकाल, मुझे अभी के अभी मेहता हाउस पहुंचना है। तभी जुबैर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, लेकिन छोटे मालिक,
आप इस अरमानी सूट में मेहता हाउस कैसे जा सकते हैं? आगे से नितेश ने कहा। मैं रास्ते में बदल लूंगा, तुम बस गाड़ी निकाल। इसके बाद नितेश अपने स्पोर्ट्स कार में बैठा हवा की रफ्तार से उस सेफ हाउस की तरफ भागा जहां उसने अपने सिद्धू वाले कपड़े छोड़े थे। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए नितेश एक हाथ से अपनी महंगी टाई उतार रहा था, दूसरे हाथ से शर्ट के बटन खोल रहा था। कार एक भयानक रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी। सेफ हाउस पहुंचते ही नितेश ने ब्रेक मारे। वो दौड़कर अंदर आया। उसने अपना वो करोड़ों का सूट उतारा और जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी वो पुरानी सीलन की महक वाली नीली शर्ट पहनी और वो ढीली पैंट चढ़ा ली। अपने रोलेक्स घड़ी उतारी और वही पुराने चमड़े की घड़ी पहन ली। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका वो लुक। उसके बाल बहुत ही स्लीक स्टाइलिश तरीके से सेट थे। उसके शरीर से दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम टॉम फोर्ड की बहुत ही तेज और मर्दाना खुशबू आ रही थी। नितेश ने जल्दी से पानी की बोतल खोली, अपने बालों पर आधा लीटर पानी डाल लिया। उसने अपने बालों को हाथ से बुरी तरह बिखेर लिया ताकि वो बिल्कुल चंपू और थका हुआ सिद्धू लगे। लेकिन उस परफ्यूम की खुशबू को कैसे मिटाता? तभी नितेश ने खुद से कहा, भाड़ में जाए परफ्यूम, मुझे कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी मेहता हाउस से 2 गली पहले छोड़ दी। वहां से वो भागता हुआ हाँफता हुआ पानी में नहाया हुआ मेहता हाउस के गेट पर पहुंचा। गेट पर खड़े होकर नितेश ने अपने भारी सांसों को तेज किया। अपने चेहरे पर एक थका हुआ बेचारा और घबराया सा भाव लाया। उसने अपने शर्ट के कॉलर को थोड़ा सा गंदा भी कर लिया। जैसे ही नितेश ने मेहता हाउस के अंदर कदम रखा, सामने ड्राइंग रूम में दीनानाथ मेहता, सरिता जी और अनिका बैठे हुए थे। अनिका के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बाहर बाहर दरवाजे की तरफ देख रही थी। नितेश को देखते ही अनिका अपनी जगह से उछल पड़ी। अनिका भागकर उसके पास आकर बोली, सिद्धू, तुम कहाँ थे इतनी देर से? तुमने कहा था कि तुम 1 घंटे में आ जाओगे। 4 बजने वाले हैं। तुम जानते हो कि मैं कितनी परेशान हो रही थी। मैं तो बाबा को बोल रही थी कि पुलिस को फोन करो, कहीं उन गुंडों ने तुम पर दोबारा हमला तो नहीं कर दिया। तुम फोन भी क्यों नहीं लेकर गए अपना? अनिका की आंखों में आंसू थे। उसने नितेश को बहुत ही गुस्से और प्यार के मिले जुले भाव से डांटना शुरू कर दिया। तभी दीनानाथ जी भी उठकर आ गए। उन्होंने भी अनिका की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, हाँ बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे? हम सब तुम्हारी ही चिंता कर रहे थे। आगे से नितेश ने बहुत ही गहरी सांस ली, जैसे वो मीलों दौड़ कर आया हो। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और बहुत ही मासूमियत, बेबसी और शर्मिंदगी से भरी आवाज में बोला, मुझे मुझे माफ कर दो निका, माफ कर दीजिए बाबा। मैं किसी मुसीबत में नहीं था, मैं तो बस। नितेश ने अपनी पैंट की जेब से हाथ डाला और बहुत ही कांपते हुए हाथों से एक सस्ती सी लाल रंग की मखमली डिब्बी निकाल ली। उसने वो डिब्बी अनिका के सामने करके बहुत ही रोंदी हुई आवाज में कहा, अनिका, मैंने तुम्हें शादी के बाद मुंह दिखाई कि एक अंदर कुछ नहीं दिया था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई बहुत बड़ा या महंगा तोहफा नहीं था। मैं उसी मकान मालिक शर्मा के पास गया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और उसके पैर पकड़े कि मेरी पगार में से जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास बचे थे वो मुझे दे दे। उसने बहुत गालियां दी लेकिन वो पैसे दे दिए। मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए बाजार से छोटा सा तोहफा लाने गया था। उसकी ये बात सुनकर अनिका का दिल एक झटके में पिघल गया। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से वो डिब्बी नितेश के हाथ से ली। जब उसने डिब्बी खोली तो उसमें चांदी की एक बहुत ही सादी सी पतली सी पायल रखी थी। ये पायल कोई महंगी चीज नहीं थी, लेकिन नितेश ने इसे रास्ते में एक छोटी सी दुकान से सिर्फ नाटक के लिए खरीदा था। पायल को देखते ही अनिका की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने भाव खोकर कहा, सिद्धू, तुम तुम इस पायल के लिए इतनी दूर गए थे? तुम्हें उस घटिया मकान मालिक के सामने
हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। तुम ही मेरे लिए सबसे बड़े तोहफे हो। अनेका रोते हुए नितेश के सीने लग गई। दीनानाथ मेहता और सरिता भी ये नजारा देखकर भावुक हो गए। दीनानाथ को लगा कि यह लड़का सच में अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अपना आत्मसम्मान भी दांव पर लगा सकता है। नितेश ने बहुत ही प्यार से अनेका की पीठ सहलाई। वो मखमली और प्यार से भरी आवाज में बोला, रो मत अनिका, मैं एक गरीब इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के पैरों को खाली कैसे देख सकता था। ये पायल मेरे खून पसीने की कमाई की है, इसे पहनोगी ना तुम? तभी अनेका ने सिसक कर कहा, हाँ सिद्धू, यह पायल मेरे लिए दुनिया के सारे हीरों से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन तभी अनिका जब नितेश के सीने से लगी तो उसकी नाक में एक बहुत तेज, महंगी और जानी पहचानी खुशबू आई। ये वो टॉम फोर्ड का परफ्यूम था जो नितेश के उस सूट के साथ लगाया गया था, जिसकी महक अभी भी उसके शरीर से आ रही थी। अनिका ने अचानक नितेश से खुद को अलग किया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और नितेश के कॉलर के पास जाकर एक लंबी सांस लेकर कहा, सिद्धू। अनिका की आवाज में अचानक एक हल्का सा शक और हैरानी आ गई। आगे से नितेश ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी जी अनिका। यह कहते हुए नितेश की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई। तभी अनिका ने एक और गहरी सांस लेकर कहा, ये तुम्हारे शरीर से इतनी महंगी खुशबू कैसे आ रही है? ये परफ्यूम तो बहुत ही बड़े और अमीर लोग लगाते हैं। मैंने ये खुशबू पहले भी किसी बड़े इंसान के पास महसूस की है। तुम्हारे कपड़ों से कैसे आ रही है? अनिका की वो कथई आंखें अब नितेश को बहुत ही तीखेपन से घूर रही थी। तभी नितेश का दिमाग एक बार फिर कंप्यूटर की तरह दौड़ा। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं घबराया। उसने बहुत ही मासूमियत से एक भोली सी हंसी हंसी और अपना सिर खुजा कर कहा, परफ्यूम? अरे अनिका, मैं गरीब आदमी परफ्यूम कहाँ से लाऊंगा? वो असल में जिस दुकान से मैंने पायल खरीदी थी, वो एक बहुत बड़ा शोरूम था। बहुत सारे अमीर लोग आए थे। उस दुकान वाले ने पायल की डिब्बी पैक करते समय उस पर कोई बहुत महंगा इत्र छिड़का था ताकि पायल खुशबूदार लगे। और जब मैं ऑटो में बैठकर आ रहा था तो मेरे बगल में एक बहुत अमीर साहब बैठा था। शायद उसी के कपड़ों की महक मेरे कपड़े में बस गई। आपको तो पता ही है, बसों और ऑटो में कैसे लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं। नितेश का यह झूठ इतना भोला, इतना सच्चा, इतना आम आदमी वाला था कि अनिका को वो हल्का सा शक भी पल भर में हवा हो गया। अनिका मुस्कुरा पड़ी। उसने नितेश के बिखरे हुए गीले बालों को अपने हाथों से ठीक करके बहुत ही प्यार से कहा, तुम सच में बिल्कुल पागल हो सिद्धू। जाओ जाकर नहा लो, तुम बहुत थक गए होगे। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। तभी दीनानाथ जी ने हंस कर कहा, हाँ बेटा, जाओ आराम करो, और आज के बाद कभी भी उस शर्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें इस घर में मिल जाएगा। आगे से नितेश ने बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर झुकाकर कहा, जी बाबा। ये कहते वो अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही नितेश दीवारे के सहारे टिक कर खड़ा हो गया। उसने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस छोड़ी। नितेश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ खुद से कहा, बाल बाल बचा हूं आज। अगर वो परफ्यूम का बहाना काम नहीं आता तो आज मेरा सारा खेल पलट जाता। नितेश आईने के सामने गया। उसने अपने चेहरे को देखा। आज का दिन उसके लिए एक बहुत ही खौफनाक और थका देने वाला रोलर कोस्टर रहा था। सुबह एक खूंखार डॉन बनकर अपनी कंपनी को बचाना, अपने दुश्मनों को पैर तले रौंदना, और शाम को एक बेचारा क्लर्क बनकर अपनी पत्नी के सामने पायल लेकर गिड़गिड़ाना। नितेश ने आईने में ही अपने ही खूनी आंखों को देखकर कहा, ये दोहरी जिंदगी, ये फरेब मुझे बहुत मजा दे रहा है अनिका। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने अंडरवर्ल्ड में भी अपनी गद्दी वापस ले ली है। मैं तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हारा भगवान बन चुका हूँ।
नितेश अग्रवाल का यह मायाजाल अब पूरी तरह से मुकम्मल है। तभी बाहर से आवाज आई, सिद्धू जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। आगे से नितेश ने कहा, बस 2 मिनट मेरी जान, तुम्हारा सिद्धू आ रहा है। ये कहते हुए नितेश मुस्कुराता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। उसे पता था कि उसने अनिका के हर शक को मिटा दिया है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अनिका की छोटी बहन रिया, जो अभी तक चुप थी, वो इस सारे तमाशे से को दूर से देख रही थी। रिया के दिल में रोहन को मिली उस अचानक नौकरी और सिद्धू के इस दोहरे चरित्र को लेकर बहुत बड़ा तूफान पक रहा था। एक ऐसा तूफान जो शायद बहुत जल्द इस पूरे मेहता हाउस की शांति को राख में मिलाने के लिए काफी था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे मेहता हाउस की उस शांत और सुकून भरी दोपहर में, जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सर्दियों की हल्की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर घर के अंदर आ रही थी। अनेका और सिद्धू अपने कमरों में नहीं थे, वे ऑफिस के किसी काम से बाहर गए थे। दीनानाथ जी भी किसी सरकारी मीटिंग में बिजी थे। घर में सिर्फ सरिता जी, उनकी छोटी बहन रिया मौजूद थी। सरिता जी को घर की साफ सफाई, चीजों को सहेज कर रखने की बहुत पुरानी आदत थी। वो सिद्धू के उस गेस्ट रूम में गई, जिसे अब वो लोग अनिका और सिद्धू का कमरा कहते थे। कमरा बहुत ही सलीके से सजा हुआ था, लेकिन अलमारी के कोने में सिद्धू का वो पुराना डफल बैग रखा हुआ था, जिसे लेकर वो पहली बार आज इस घर में आया था। सरिता जी ने सोचा कि इस पुराने बैग को धोकर रख दूं या इसे किसी स्टोर रूम में डाल दूं। जैसे ही सरिता ने बैग उठाया, उन्हें उसका वजन कुछ अजीब सा लगा। बैग के निचले हिस्से में कुछ भारीपन था। उन्होंने चैन खोली, अंदर हाथ डाला। बैग के निचले हिस्से में एक खुफिया तह बनी हुई थी। सरिता जी की उंगलियों ने वहां एक भारी और ठंडी चीज को महसूस किया। उन्होंने जब उसे बाहर निकाला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथ में एक बहुत ही आधुनिक, भारी और काले रंग का सैटेलाइट फोन था, जो किसी आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होता था। और उसी खुफिया तह से एक लेदर का छोटा सा वॉलेट भी बाहर आकर गिर गया। सरिता जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस वॉलेट को खोला। अंदर रखे हुए कार्ड को देखते ही सरिता जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनका दिल इतनी जोर से धड़का कि उनकी पसलियां तोड़कर जैसे वो बाहर आ जाएगा। वो एक वीआईपी इंटरनेशनल आईडी कार्ड था, और उस कार्ड पर तस्वीर उसी सीधे साधे सिद्धू की थी, लेकिन उसका नाम नितेश अग्रवाल छपा था। साथ ही उस वॉलेट में वो काला डिजाइनर चश्मा, कुछ ऐसी खुफिया चीजें जो किसी क्लर्क की नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के एक खूंखार डॉन की हो सकती थी। सरिता जी का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उनके मुंह से एक बहुत ही खौफनाक और कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। उन्होंने कांप कर खुद से कहा, नितेश अग्रवाल, ये सिद्धू राकेश अग्रवाल का बेटा है। वो खूंखार शैतान जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है। वो मेरे घर में मेरी फूल सी बच्ची का पति बनकर रह रहा है। सरिता जी के दिमाग में वो सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। वो गुंडों का हमला, सिद्धू का अकेले 8 गुंडों से भिड़ जाना, फिर राकेश अग्रवाल का उनके घर में आकर सिद्धू को पीटना, ये सब एक बहुत बड़ा, बहुत ही खौफनाक और रचा हुआ नाटक था। वो वहीं पलंग पर धड़ाम से बैठ गई। उनकी सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने घबरा कर कहा, हे भगवान, मेरी अनिका, मेरी बच्चे की जिंदगी तो तबाह हो गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे अभी के अभी दीनानाथ जी को फोन करना होगा, पुलिस को बुलाना होगा। सरिता ने फोन उठाया। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि नंबर भी वो डायल नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी तभी उनके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा, लेकिन एक बहुत गहरा विचार आया। उनका हाथ हवा में ही रुक गया।
उन्होंने मन ही मन में सोचा, अगर अगर मैं दीनानाथ को बताऊंगी तो क्या होगा। दीनानाथ जी तो अपने उसूलों के पक्के हैं। वो अभी पुलिस बुलाकर सिद्धू को घर से निकाल देंगे। लेकिन लेकिन अनिका का क्या होगा। अनिका तो सिद्धू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। वो तो इस सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। शायद वो अपनी जान दे दे। और और अगर नितेश अग्रवाल को गुस्सा आ गया तो अंडरवर्ल्ड का डॉन वो मेरे पति को, मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरिता जी की आंखों में आंसू बहने लगे। एक माँ का दिल और एक औरत का दिमाग आपस में टकरा रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि जिस दिन उनका अपेंडिक्स फटा था वो मौत के मुंह में थी। तब इसे नितेश अग्रवाल ने, इसे सिद्धू ने भागकर उनकी जान बचाई थी। वो उनका सारा बिल भरकर खुद को एक गरीब क्लर्क बताता रहा। रिया के बेरोजगार बॉयफ्रेंड रोहन को रातों रात इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यह भी इसी नितेश अग्रवाल का किया धरा था। उन्होंने खुद से ही बुदबुदा कर कहा, इसने हमारे साथ झूठ बोला है, बहुत बड़ा फरेब किया। लेकिन लेकिन इससे कि इसी फरेब की वजह से आज मेरा घर खुशियों से भरा है। मेरी अनिका हर पल मुस्कुराती है। मेरी छोटी बेटी रिया की जिंदगी संवर गई और मैं खुद इसकी वजह से जिंदा बैठी हूं। सरिता ने फोन नीचे रखा। उसने उस वॉलेट और सैटेलाइट फोन को वापस उसी बैग की खुफिया तह में डाल दिया और बैग की चेन बंद कर दी। लेकिन वो इस खौफनाक राज को अपने सीने में अकेले दफन नहीं कर पा रही थी। उन्हें किसी से बात करनी थी। वो कोई तेज कदमों से चलती हुई रिया के कमरे की तरफ गई। रिया अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। सरिता जी ने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उनको ऐसे अंदर आता देखकर रिया ने घबराकर अपना लैपटॉप तुरंत बंद किया और पूछा, माँ, क्या हुआ माँ? आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा है? आगे से सरिता जी रिया के पास गई। उन्होंने उसके कंधे को कसकर पकड़कर फूट फूट कर रो कर कहा, रिया, रिया, मुझे सब पता चल गया है। वो वो सिद्धू नहीं है। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन नितेश अग्रवाल है। और ये नाम सुनते ही रिया का खून सूख गया। उसे लगा कि अब कयामत आ गई। रिया ने हकलाकर झूठ बोलने की कोशिश करके कहा, माँ, माँ, वो आप ये क्या कह रही हैं माँ? तभी सरिता जी ने रिया की आंखों में देखा। एक माँ की पार की नजरों से वो सच पकड़ लिया जो रिया छुपा रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा, तू जानती थी ना? तेरी आंखों का खौफ बता रहा है कि तू ये सच पहले से जानती थी। तूने अपनी सगी बहन की जिंदगी उस दरिंदे के हाथों में कैसे जाने दी रिया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आगे से रिया भी अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ के गले लगकर वो सारी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे 5 स्टार होटल में उसने नितेश को देखा था, कैसे नितेश ने उसे धमकाया और रोहन को नौकरी दिलाने का सौदा किया। रिया ने सिसक कर कहा, माँ, माँ, मैं मजबूर थी। दीदी उस सिद्धू के प्यार में पागल हो चुकी थी। अगर मैं सच बता भी देती तो दीदी टूट जाती। और नितेश, माँ, को यह आम इंसान नहीं है। वो एक ऐसा पागल आशिक है जो दीदी को पाने के लिए अपनी पूरी दुनिया को जला सकता है। अगर हम उसके रास्ते में आते तो रोहन को मार डालता, बाबा को मार डालता। लेकिन माँ, माँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कहते हुए रिया ने अपने आंसू पोंछे, अपनी माँ के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही भरोसे के साथ कहा, नितेश अग्रवाल बाहर की दुनिया के लिए एक शैतान होगा, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा। लेकिन दीदी के लिए वो सच में एक फरिश्ता है, एक भगवान है। आप देखिए ना माँ, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होकर दीदी के लिए एक छोटे से कमरे में एक आम क्लर्क बनकर रह रहा है। वो दीदी की मुस्कान के लिए अपना पूरा वजूद मिटा चुका है। उसने आपको मौत के मुंह से निकाला। उसने हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया माँ? क्या कोई शैतान ऐसा कर सकता है? आगे से सरिता भी खामोश होकर अपनी बेटे की बात सुन रही थी।
तभी रिया ने आगे कहा, माँ, अगर हम आज दीदी को सच बता दें तो क्या होगा? दीदी तो जिंदा लाश बन जाएगी। बाबा का गुरूर टूट जाएगा और वो शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। सच बोलना कभी कभी बहुत बड़ी तबाही ले आता है माँ। नितेश जीजू ने हमसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन उनके उस झूठ ने हमारे परिवार को सिर्फ खुशियां दी हैं। उन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। दीदी उनके साथ महफूज है। दुनिया की सबसे महफूज लड़की वो है माँ। प्लीज माँ, इस राज को राज रहने दीजिएगा। हमारी खुशियों के लिए, दीदी की जिंदगी के लिए प्लीज खामोश रहिएगा। एक माँ का तो दिल वैसे भी अपनी बच्चियों के लिए खुशी में आगे हार जाता है। सरिता जी ने रिया को अपने सीने से लगा लिया। उनके आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका फैसला अब पक्का हो चुका था। तभी सरिता जी ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है रिया, मैं इस राज को अपने साथ ही चिता तक ले जाऊंगी। मानिका की हंसी नहीं छीन सकती। अगर वो नितेश अग्रवाल मेरी बच्ची को रानी बना कर रख रहा है तो मुझे उसके डॉन होने से कोई मतलब नहीं। मैं खामोश रहूंगी। मेहता हाउस की दीवारों ने आज एक बहुत बड़ा राज अपने अंदर दफन कर लिया था। सरिता जी ने बाहर से अपने चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान ओढ़ ली। वो नितेश के साथ ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो उनके लिए दुनिया का सबसे अच्छा दामाद हो। नितेश को भनक तक नहीं लगी कि मेहता हाउस की दो औरतें उसका सबसे बड़ा राज जान चुकी है और फिर भी उसकी हिफाजत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में एक और बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला तूफान करवट ले रहा था। नितेश अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। उसकी माँ, जो 15 साल पहले एक बहुत ही अजीब और लंबी बीमारी के बाद तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई थी। नितेश को हमेशा से अपनी माँ की मौत के ऊपर शक था। उसे लगता था कि राकेश अग्रवाल की दुश्मनी की वजह से किसी ने उसकी माँ पर कोई जादू टोटना या जहर का इस्तेमाल किया था। इसलिए नितेश ने अपने सबसे वफादार आदमी जुबैर को 15 सालों से एक ही काम पर लगा रखा था, उस पुराने नौकर रामू काका को ढूंढना, जो नितेश की माँ का सबसे खास नौकर था, जो उनकी मौत वाले दिन से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। नितेश अपने उसी सेफ हाउस में बैठा था। अनिका को उसने ऑफिस के काम का बहाना देकर घर पर ही छोड़ दिया। तभी सेफ हाउस का दरवाजा खुला और जुबैर अंदर आया। जुबैर के चेहरे पर एक ऐसी खुशी का और खौफ का मिश्रण था जो बता रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। जुबैर ने लगभग हाँफ कर कहा, छोटे मालिक, 15 साल की मेहनत आज आखिरकार रंग लाई है। हमने उसे ढूंढ लिया है। वो पुराना नौकर रामू काका मिल गया है छोटे मालिक। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश अपनी कुर्सी से एक झटके में खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गई। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी सिरहन से कांप उठा। उसने तुरंत पूछा, क्या? कहाँ मिला वो गद्दार? नितेश की आवाज किसी खूंखार शेर की तरह गूंज गई। आगे से जुबैर ने जवाब देकर कहा, मालिक, मालिक वो महाराष्ट्र के एक बहुत ही पिछड़े छोटे से गांव रत्नागिरी के जंगलों में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। उसने अपना नाम और शक्ल सब बदल लिया था, लेकिन हमारे मुखबिरों ने उसे पहचान लिया। मेरी टीम उसे वहां से उठाकर लाई है। वो नीचे बेसमेंट में बंधा हुआ है। नितेश ने बिना एक सेकंड गवाए तेज कदमों से बेसमेंट की तरफ दौड़ लगा दी। बेसमेंट में एक मध्यम सी रोशनी थी। बीच में एक कुर्सी पर 60-65 साल का एक बूढ़ा, कमजोर और डरा हुआ आदमी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीरें थी जैसे उसने साक्षात मौत को अपने सामने देख लिया हो। नितेश भारी कदमों से चलकर उस बूढ़े के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जैकेट उतारी, आस्तीन ऊपर चढ़ाकर उस आदमी की आंखों में देखकर कहा, 15 साल, 15 साल लगा दिए तूने मुझे रामू काका। मेरी माँ तुझे सगे भाई से ज्यादा मानती थी।
उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी थी। और जब वो बिस्तर पर तड़प तड़प कर मर रही थी तो तू बिना किसी को बताए रातों रात गायब हो गया। क्यों? नितेश की आवाज में एक ऐसा दर्द और गुस्सा था जो इस बेसमेंट की दीवारों को भी कंपा रहा था। आगे से रामू काका नितेश को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दो छोटे मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत मजबूर था। मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैं मैंने पैसे के लालच और डर के मारे ये सब किया था। तभी नितेश ने आगे बढ़कर रामू काका का गला पकड़ लिया। उसे कुर्सी समेत हवा में उठाकर पूछा, क्या क्या किया था तूने हरामजादे? मेरी माँ को क्या बीमारी थी? सच उगल, वरना मैं तेरी खाल खींच कर तुझे नमक के पानी में डाल दूंगा। आगे से रामू काका ने खांस कर कहा, छोड़ दीजिए मालिक, मैं सब सच बताता हूं। उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने उसे झटके से नीचे छोड़ दिया। तभी रामू काका ने हाँप कर एक ऐसा सच उगला जिसने नितेश अग्रवाल के पैरों तले से पूरी दुनिया की जमीन खिसका कर रख दी। रामू काका ने रोकर कहा, छोटे मालिक, मालकिन को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बिल्कुल स्वस्थ थी। लेकिन लेकिन उनके खाने में, उनके पीने के पानी में हर रोज एक तरह का खास केमिकल मिलाया जाता था। वो केमिकल ऐसा था जो शरीर के अंदर जाकर कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता था। और जब मालकिन की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर बताया। तो उनकी जो दवाइयाँ बाहर से आती थी, मैं उन दवाइयों को बदल देता था। उसकी ये बात सुनकर नितेश का दिमाग सुन पड़ने लगा। उसकी माँ को कैंसर कुदरती नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें कैंसर दिया गया था। नितेश ने अपने दांत पीस कर पूछा, दवाइयां बदल देता था, क्या मतलब? तभी रामू काका ने आगे बताकर कहा, मालिक, मुझे वो गोलियां दी जाती जो देखने में बिल्कुल मालकिन की दवाइयों जैसी होती, लेकिन असल में वो एक स्लो पॉइजन था। हर रोज मैं वो जहर मालकिन की दवाइयों के नाम पर खिलाता रहा। उस जहर ने धीरे धीरे उनके अंगों को गलाना शुरू कर दिया। वो तड़पती रही, दर्द से चीखती रही, और मैं मैं गद्दार उन्हें अपने हाथों से मौत देता रहा। ये कहते हुए रामू काका फूट फूट कर रो रहे थे। वहीं उनकी सारी बातें सुनकर नितेश अग्रवाल, जो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों के सामने कभी नहीं टूटा, वो आज बच्चे की तरह अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने भावुक होकर कहा, मेरी माँ बेगुनाह माँ, उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया और मुझे लगा कि वो किसी बीमारी से हारी है। नितेश के गालों पर आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन ये आंसू जल्द खून और आग में बदलने वाले थे। नितेश जमीन से उठा। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था। उसकी आंखों में अब एक ऐसी खौफनाक बर्फीली दरिंदगी आ चुकी थी जो इस दुनिया को शमशान बनाने के लिए काफी थी। नितेश ने अपनी जेब से एक बहुत ही धारदार लंबा चाकू निकाला और रामू काका के बिल्कुल पास गया। चाकू की नोक को उसकी गर्दन की नस पर रखकर एक बड़ी सर्द, भारी और शैतानी आवाज में पूछा, किसने किसने दिया था तुझे वो जहर? किसने कहा था कि मेरी माँ को मारने के लिए? नाम बता। क्या वो राकेश अग्रवाल था या डिकोस्टा का बाप था? नाम उगल रामू, वरना मैं तेरी सांस की नली बाहर निकाल दूंगा। रामू काका डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। उसका पसीना फर्श पर टपक रहा था। उसने कांप कर कहा, नहीं नहीं मालिक, बड़े साहब तो मालकिन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ना ही वो किसी अंडरवर्ल्ड के दुश्मन का काम था। उसकी ये बात सुनकर नितेश ने गुस्से में दहाड़ कर पूछा, तो फिर किसका काम था? नाम बता रामू। नितेश ने चाकू को हल्का सा चुभो दिया, जिससे रामू काका की गर्दन से एक खून की पतली धारा बह निकली। तभी रामू काका ने बहुत ही दर्द से चीख कर कहा, मालिक, वो
वो कोई गुंडा या माफिया नहीं था। वो एक बहुत ही बड़ा और इज्जतदार सरकारी अफसर था। उसी ने मुझे वो स्लो पॉइजन दिया था। उसी ने मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए डाले थे और वो मुझे गायब होने के लिए कहा था। उसके ये बात सुनकर नितेश का दिमाग उलझ गया। उसकी माँ का किसी सरकारी अफसर से क्या लेना देना। उसने गुर्रा कर पूछा, सरकारी अफसर? कौन था वो अफसर? नाम क्या था उसका? रामू काका ने अपनी आंखें बंद की। अपनी आखिरी सांसें बटोर कर वो नाम उगला जो नितेश अग्रवाल की पूरी दुनिया, उसके पूरे वजूद, उसकी पूरी मोहब्बत और उसके हर एक सच को एक ही झटके में राख में मिलाने वाला था। रामू काका ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, उस उस सरकारी अफसर का नाम, उसका दीनानाथ मेहता था मालिक। गवर्नर दीनानाथ मेहता। उसने आपकी मां को मरवाया था। यह नाम सुनते ही नितेश अग्रवाल के दिमाग में जैसे लाखों एटम बम एक साथ फट गए। उसके हाथों से वो धारदार चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया। उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने हैरानी से चिल्ला कर पूछा, क्या क्या बकवास कर रहा है तू? नितेश पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसका दिमाग इस सच को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तभी रामू काका ने रोकर कहा, मैं मैं सच कह रहा हूं मालिक। भगवान की कसम, वो दीनानाथ मेहता ही था। उसी ने मांझी के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रची थी। मेरे पास आज भी वो सारे सबूत हैं। वो बैंक के पुराने पेपर्स मौजूद हैं जिनमें दीनानाथ मेहता के बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। आप चाहें तो अभी चेक करवा लीजिए। जुबैर जो पीछे खड़ा था, उसके भी होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, दीनानाथ मेहता, अनिका के पिता, नितेश अग्रवाल के ससुर, वो आदमी जिसने हमेशा उसूल और सच्चाई का ढोंग किया, वो असल में नितेश की मां का कातिल है। वह नितेश अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया पूरी तरह से घूम रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने फुसफुसा कर कहा, दीनानाथ मेहता मेरी अनिका का बाबा, मेरी पत्नी का पिता, मेरी मां का कातिल है। नितेश पागलों की तरह खुद से ही फुसफुसाता रहा। नितेश ने एक दिल दहला देने वाली खौफनाक चीख मारी जो पूरे बेसमेंट में गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन क्यों? क्यों? दीनानाथ मेहता का मेरी मां से क्या लेना देना था? वो तो एक इज्जतदार ऑफिसर था और मेरी मां अंडरवर्ल्ड डॉन की बीवी। उन दोनों के बीच क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसने मेरी मां को तड़पा तड़पा कर मार डाला? तभी रामू काका ने जवाब देकर कहा, मुझे नहीं पता मालिक। मुझे उनके बीच की दुश्मनी का कारण नहीं पता। मुझे तो बस पैसे दिए गए थे। लेकिन मैंने खुद दीनानाथ मेहता को माजे के कमरे से एक रात बहुत ही गुस्से से बाहर निकलते देखा था। माजी बहुत रो रही थी। दीनानाथ मेहता माजी को कोई बहुत बड़ी धमकी देकर गया था और उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे वो जहर दिया गया। नितेश का दिमाग सुन पड़ चुका था। उसका वो सारा प्यार, वो सारी सच्ची मोहब्बत जो उसने अनिका के लिए अपने दिल में संजोई थी, वह एक बहुत ही खौफनाक, भयानक नफरत के आगोश में घिरती जा रही थी। जिस इंसान के घर में वो सिद्धू बनकर बर्तन मांज रहा था, जिसके पैरों में वो इज्जत से गिरता था, जिसे उसने अपना पिता मान लिया था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का हत्यारा था। और अनिका, वो मासूम अनिका जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो उसी कातिल की खून थी, उसी कातिल की बेटी। नितेश धीरे धीरे जमीन से उठा। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वह पूरी तरह से सूख चुके थे। उसकी वो कथई और गहरी आंखें अब एक ऐसे खौफनाक, ठंडे और मौत जैसे सन्नाटे में बदल चुकी थी जिसे देखकर जुबैर की रूह कांप रही थी। ये नितेश अग्रवाल का वो रूप था जो अंडरवर्ल्ड ने कभी नहीं देखा। ये एक ऐसा आशिक था जिसका दिल और उसकी रूह
पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक तबाही का बवंडर बन गया था। नितेश ने बहुत ही खामोशी से जमीन पर पड़ा वो चाकू वापस उठाया, रामू काका के पास गया। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा है रामू। तेरी मौत इतनी आसान नहीं हो सकती। चाकू को नितेश ने हवा में घुमाया। एक ही झटके में रामू काका के दोनों आंखों पर एक गहरा वार कर दिया। रामू काका दर्द से दहाड़े मारकर चीखने लगे। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। नितेश ने एक बहुत ही मशीनी और मौत जैसी आवाज में कहा, जुबैर, इसे यहां से ले जा। इसे कैसे ऐसे अंधेरे तहखाने में बंद कर दे जहां ना दिन का उजाला ना रात का अंधेरा। इसके शरीर के हर एक अंग को हर रोज थोड़ा सा काटना। इसे ऐसा स्लो पॉइजन देना कि ये मौत की भीख मांगे, लेकिन इसे मौत ना आए। मेरी माँ के गुनहगार को मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। उसकी ये बात सुनकर जुबैर ने कांप कर कहा, जी छोटे मालिक। इसके बाद नितेश उस बेसमेंट से बाहर निकला। वो सीधा अपने कमरे में गया और खुद को शीशे के सामने खड़ा कर लिया। उसके अंदर का सिद्धू आज हमेशा हमेशा के लिए मर चुका था। अब वो एक दामाद नहीं था, वो एक पति नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कातिल का यमराज था। नितेश ने आईने में अपनी खूनी आंखों को देखकर अपने दांत पीस कर कहा, तुमने मेरी माँ को मारा दीनानाथ मेहता। तुमने अपने असूलों के नकाब के पीछे एक बहुत बड़ा शैतान छुपा रखा है, और मुझे लगा था कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन अब ये खेल नितेश अग्रवाल के तरीके से खेला जाएगा। नितेश ने अपनी मुट्ठी को आईने पर इतनी जोर से मारा कि आईना चकनाचूर हो गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने चिल्ला कर कहा, तूने मुझसे मेरी माँ छीनी, अब मैं तुझे तेरी हर एक चीज छीन लूंगा। तेरी इज्जत, तेरा गुरूर, तेरी कुर्सी और तेरी बेटियां। नितेश की आंखों में अब अनेका के लिए वो पुराना प्यार नहीं था, एक अजीब सी कशमकश और इंतकाम की आग थी। उसने आगे कहा, अनेका, मेरी मासूम अनेका, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम उस कातिल का खून हो। तुम्हारे बाप ने जो पाप किए उसकी सजा अब तुम्हारे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। मैं सिद्धू बनकर तुम्हारे उसी घर में वापस आऊंगा, लेकिन अब वो मेहता हाउस एक एक करके तुम सब के लिए ऐसा जहन्नुम बनेगा जिसमें तुम सब जिंदा जलोगे। नितेश ने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। उसके दिल में उस खोलते हुए ज्वालामुखी को बहुत ही बेरहमी से अपने अंदर दबा लिया। उसने अपने चेहरे पर वो मासूम सीधा सादा बेवकूफ सिद्धू वाला नकाब ओढ़ लिया, लेकिन इस बार ये नकाब प्यार का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खौफनाक खूनी इंतकाम का था। नितेश अपनी कार में बैठा वापस मेहता हाउस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसका दिमाग बस एक ही सवाल में उलझा था, दीनानाथ मेहता का मेरी माँ से क्या रिश्ता था? उसने मेरी माँ को क्यों मरवाया? इस राज की तह तक पहुंचना अब नितेश अग्रवाल का सबसे बड़ा और आखिरी मकसद बन चुका था, और इसके लिए अगर उसे पूरे मेहता परिवार की लाशों से गुजरना पड़े तो वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। मेहता हाउस का दरवाजा नितेश अग्रवाल के लिए खुला था। अंदर अनिका उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो सिद्धू घर से बाहर गया था अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब जो घर में दाखिल हो रहा है वो एक खूंखार शैतान है जो उनके ही घर को शमशान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मेहता हाउस के उस बड़े से लोहे के गेट के बाहर खड़े नितेश की गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था। वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और सर्द आग जल रही थी जो पूरे शहर को राख कर देने की ताकत रखती थी। नितेश ने अपने दांत पीसकर हवा में फुसफुसा कर कहा, दीनानाथ मेहता, तुमने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा है। तुमने उस बेगुनाह औरत की जान ली जिसका तुम्हारे इस सरकारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, और अब मैं तुम्हारी हर एक सांस का हिसाब लूंगा। नितेश ने एक गहरी सांस ली। उसने एक कार के आईने में अपने चेहरे को देखा। उसके अंदर का वो शैतान, वो खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन जो अभी अभी बेसमेंट में रामू काका की आंखें निकाल कर आया था,
उसे अब वापस उसी सीधे साधे मासूम और डरपोक सिद्धू के नकाब में छुपना था। उसने अपने बालों को हाथों से बिखेर लिया, अपनी शर्ट के बटन थोड़े ढीले किए और अपने चेहरे पर एक बहुत ही थका हुआ लेकिन शांत भाव लाकर कार के बाहर कदम रखा। मेहता हाउस का दरवाजा खुला ही था। जैसे ही नितेश ने घर के अंदर कदम रखा, सामने ड्राइंग रूम में अनिका उसका इंतजार कर रही थी। अनिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन नितेश को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और राहत आ गई। उसने खुशी से चहक कर कहा, सिद्धू तुम आ गए। अनिका दौड़कर उसके पास गई और बिना किसी झिझक के उसके गले लग गई। आगे से नितेश का पूरा शरीर एक पल के लिए पत्थर का हो गया। जिस लड़की के गले वो लग रहा था, वो उसी कातिल की बेटी थी जिसने उसकी मां को मारा था। नितेश के हाथ अनिका की पीठ पर जाने से हिचकिचाए। उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। एक तरफ वो बेइंतहा मोहब्बत थी जो उसने अनिका से की थी, और दूसरी तरफ अपनी मां की मौत का वो खौफनाक इंतकाम। लेकिन नितेश एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने अपने जज्बातों को एक सेकंड के 100वें हिस्से में अपने दिमाग के एक अंधेरे कोने में धकेल दिया। उसने बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ अनिका की पीठ पर रखे और उसे अपने सीने से लगा लिया। नितेश ने अपनी आवाज में दुनिया भर की मिठास और मासूमियत घोल कर कहा, हाँ मेरी जान, मैं आ गया। तुम्हें इंतजार करवा दिया ना। बस वो दफ्तर के एक पुराने दोस्त से मिलने चला गया था। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। तभी अनिका ने अपना सिर नितेश के सीने से उठाया, बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गए। मैं तो बाबा को बोलने वाली थी कि तुम्हें फोन करे। खैर तुम आ गए, मेरे लिए बस यही काफी है। और जाओ जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। कुछ ही देर बाद जब नितेश मुंह धोकर बाहर आया तो पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। दीनानाथ मेहता अपने उसी रौबदार और उसूलों वाले अंदाज में चाय का कप अपने हाथ में लिए अखबार पढ़ रहे थे। सरिता जी अनिका के साथ मिलकर पकोड़े परोस रही थी। रिया भी अपने फोन में लगी थी। नितेश ने बहुत ही खामोशी से जाकर कुर्सी पर बैठा। उसकी नजरें दीनानाथ मेहता के चेहरे पर गड़ी थी। नितेश ने बहुत ही अदब से सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। आगे से दीनानाथ ने अखबार नीचे किया और बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग सिद्धू बेटा, आज तुम थोड़े थके लग रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं। आगे से नितेश की मुट्ठियां मेज के नीचे कस गई। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी टेबल के ऊपर से छलांग लगाए और इस बूढ़े गवर्नर की गर्दन अपने दोनों हाथों से तब तक दबाए जब तक उसकी आंखें बाहर ना आ जाए। नितेश मन ही मन चीख रहा था। उसने मन ही मन में चिल्ला कर कहा, परेशानी? तुमने मेरी मां को मारा और मुझसे पूछ रहे हो कि कोई परेशानी तो नहीं? लेकिन बाहर से नितेश ने एक बहुत ही शर्मीली और आज्ञाकारी मुस्कान के साथ कहा, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। आप कैसे हैं सर? उसकी यह बात सुनकर आगे से दीनानाथ जी ने चाय की चुस्की लेकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल से एक नई सरकारी योजना पर काम कर रहा हूँ, उसी की फाइलों में उलझा हूँ। तभी अनिका ने नितेश की प्लेट में पकोड़े रखे और उसने उसके पास बैठकर बहुत ही प्यार से कहा, सिद्धू, तुम्हें पता है बाबा आज तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। तुम सच में हम सब के लिए बहुत लकी हो। आगे से नितेश ने अनिका की तरफ देखा। उसके उस मासूम कथई आंखों में नितेश के लिए जो प्यार, इज्जत, जो पागलपन था, आज नितेश को अंदर से काट रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूं अनिका, जिसे आप लोग जैसे परिवार तो मुझे मिला। नितेश ने एक ऐसा तीर मारा जो सीधा अनिका और दीननाथ के दिल पर जाकर लगा। तभी सरिता जी ने मुस्कुराकर हामी भरी। हालांकि वो नितेश पर राज तो उसका जानती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने होठों को सील लिया था। इसके बाद चाय नाश्ता खत्म होने के बाद दीननाथ अपने स्टडी रूम में चले गए।
नितेश ने भी अपना अनेका को सिर दर्द का बहाना बनाया और कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में आते ही नितेश का वो सिद्धू वाला नकाब पूरी तरह से उतर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो कमरे में पागलों की तरह टहलने लगा। नितेश अपने बालों को नोचकर खुद से ही सवाल कर रहा था। उसने खुद से ही पूछा, दीनानाथ मेहता एक सरकारी अफसर, एक गवर्नर मेरी माँ का कातिल कैसे हो सकता है? अगर उसे मारना ही था तो राकेश अग्रवाल को मारता। वो मेरे अंडरवर्ल्ड के बिजनेस पर हमला करता। उसने मेरी माँ को, एक बेगुनाह औरत को क्यों मारा? ऐसा क्या राज है जो मेरी माँ और दीनानाथ मेहता के बीच में है? लेकिन नितेश को समझ आ गया था कि मामला अंडरवर्ल्ड की किसी आपसी दुश्मनी का नहीं, ये बहुत ही गहरा, निजी और खौफनाक राज है, जो जब तक वो राज की तह तक नहीं पहुंच जाता, वो दीनानाथ मेहता को इतनी आसानी से मौत नहीं दे सकता। उसे जानना था कि उसकी माँ की मौत की असली वजह क्या थी। नितेश ने तुरंत अपने उस पुराने डफल बैग की खुफिया तह से अपना वो ब्लैक सैटेलाइट फोन निकाला। उसने स्क्रीन अनलॉक की और जुबैर का नंबर डायल किया। जुबैर ने फोन उठाकर पूछा, जी छोटे मालिक। इधर से नितेश ने एक बहुत ही हुक्मराना और बर्फीली आवाज में कहा, जुबैर, अभी के अभी मेरी पूरी अंडरकवर साइबर टीम, मेरे सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स, मेरे पूरे खबरी नेटवर्क को हाई अलर्ट पर डाल दो। उसकी यह बात सुनते ही जुबैर ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी मालिक, हुक्म कीजिए, किस पर नजर रखनी है? तब नितेश ने दांत पीस कर कहा, दीनानाथ मेहता, मुझे इस बूढ़े की पूरी कुंडली चाहिए। आज से 15 साल पहले जिस वक्त मेरी माँ की मौत हुई थी, उस वक्त से लेकर आज तक दीनानाथ मेहता ने जो कुछ भी किया, जहां भी हो रहा है, जिस जिससे वो मिला है, मुझे एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जुबैर थोड़ा हैरान हुआ। उसने हैरानी से पूछा, 15 साल पुराने रिकॉर्ड? मालिक, 15 साल पहले के सरकारी रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल होगा। उस वक्त डिजिटल डेटा इतना होता नहीं था। इधर से नितेश ने दहाड़ कर कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना जुबैर। अगर मुझे बहाने सुनने होते तो अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं होता। तुम पुलिस के सर्वर हैक करो, सरकारी आर्काइव्स को खंगालो, पुराने अखबारों की कटिंग निकालो। मुझे ये जानना है कि 15 साल पहले दीनानाथ मेहता की पोस्टिंग कहाँ थी, उसका राकेश अग्रवाल से क्या कनेक्शन था, और सबसे बड़ी बात, उसका मेरी माँ नंदिनी अग्रवाल से क्या रिश्ता था। मुझे एक हफ्ते के अंदर वो सारी फाइल्स मेरी टेबल पर चाहिए, वरना मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उधर से जुबैर ने कहा, जी सर, अभी काम शुरू करते हैं मालिक। मैं अपनी सबसे बेस्ट टीम को इस मिशन पर लगाता हूँ। जुबैर ने घबरा कर फोन काट दिया। फोन कटने के बाद नितेश ने गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदा कर कहा, दीनानाथ मेहता, तूने मेरी माँ के शरीर में जहर उतारा था। अब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। पहले मैं तेरा सच बाहर निकालूंगा, फिर तेरी इज्जत को सड़कों पर नीलाम करूंगा, और फिर तेरे ही परिवार के सामने तुझे जानवरों की तरह काटूंगा। नितेश की आंखों में अब एक साइकोपैथ वाली दरिंदगी चमकने लगी थी। अगले कुछ दिन मेहता हाउस में बहुत ही खामोशी और एक अजीब सी घुटन के बीच गुजरे, कम से कम नितेश के लिए। दिन में वो अनिका का बहुत अच्छे से प्यार करने वाला, परवाह करने वाला मासूम पति सिद्धू बनना रहता। वो अनिका के साथ हंसता, उसके साथ बाजार जाता, उसके साथ ही एक बिस्तर पर सोता। लेकिन जब भी अनिका उसे प्यार से चूमती या उसके सीने पर सिर रख कर सोती, तो नितेश के अंदर का वो शैतान जाग उठता। उसे अनिका के उस स्पर्श से घिन आने लगती, क्योंकि वो स्पर्श उस इंसान की बेटी का था जिसने उसकी माँ को मारा था। लेकिन नितेश अपनी एक्टिंग का पक्का था। उसने अनिका को एक पल के लिए भी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके दिल में प्यार की जगह अब एक बहुत ही खौफनाक नफरत ने ले ली है। हर रात जब पूरा मेहता हाउस गहरी नींद में सो जाता, तो नितेश चुपके से अपने बिस्तर से उठता। वो बिना कोई आवाज के परछाई की तरह दीनानाथ मेहता के स्टडी रूम में घुस जाता। उस कमरे में दीनानाथ जी के सालों पुराने रिकॉर्ड्स, उनकी डायरियां, कुछ सरकारी फाइलें रखी रहती थी। नितेश अपने फोन की एक बहुत ही छोटी सी फ्लैशलाइट की मदद से उन अलमारियों को खंगालता। वो एक एक कागज, एक एक डायरी के पन्ने को
बहुत ही बारीकी से पढ़ता। वो दीनानाथ जी के पुराने फोटो एल्बम चेक करता। उसने दीनानाथ जी के बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट भी चोरी छुपे हैक कर लिए थे। लेकिन 3 दिन की लगातार मेहनत और रात भर जागने के बाद भी नितेश के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी थी। नितेश ने एक रात स्टडी रूम में एक पुरानी फाइल को मेज पर पटक कर फुसफुसा कर कहा, शिट, ये वीडियो तो बिल्कुल साफ निकला। दीनानाथ मेहता की जिंदगी किसी खुली साफ किताब की तरह थी। 15 साल पहले जब नितेश की मां की मौत हुई, उस वक्त दीनानाथ मेहता एक साधारण आईएएस ऑफिसर थे। उनकी पोस्टिंग मुंबई से बहुत दूर दिल्ली के एक बहुत ही साधारण से विभाग में थी। उनका अंडरवर्ल्ड या मुंबई के किसी भी क्राइम सिंडिकेट से कोई लेना देना नहीं था। दीनानाथ मेहता का कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट नहीं मिला जिसमें रामू काका को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हों। हालांकि रामू काका ने बताया कि पैसे दीनानाथ मेहता ने भेजे थे, लेकिन नितेश को उसका कोई मनी ट्रेल नहीं मिल रहा था। नितेश ने अपने बालों को नोच कर सोचा। उसने मन ही मन में सोचा, ये कैसे मुमकिन है? रामू काका ने खुद कहा कि दीनानाथ मेहता मेरी माँ के कमरे से निकला था। उसने खुद उसे पैसे दिए, तो फिर उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? क्या इस बूढ़े ने अपने सारे सबूत इतनी सफाई से मिटा दिए? वहीं जुबैर, उसकी एलीट टीम भी रात भर काम कर रही थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब नितेश ऑफिस में बैठा अपनी कुर्सी पर फाइलों का नाटक कर रहा था, तभी जुबैर का एक सीक्रेट मैसेज आया, मालिक, सिस्टम हैक कर लिया गया। 15 साल का पुराना डेटा रिकवर हुआ है। आज रात सेफ हाउस में मिलिए। यह मैसेज पढ़ते ही नितेश की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार उसे वो सुराग मिलने वाला था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। शाम को ऑफिस से छुट्टी के बाद नितेश ने अनिका को फोन करके कहा कि उसे दफ्तर के किसी काम में लेट हो जाएगा। दीनानाथ भी आज मीटिंग में थे, इसलिए नितेश को सेफ हाउस जाने का मौका मिल गया। लेकिन क्या मिलने वाला था उसे सेफ हाउस में? आखिर कौन सी जानकारी उनके हाथ लग गई थी? क्या कभी वो पता कर पाएगा दीनानाथ मेहता की सच्चाई? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अंडरकवर अमीरजादा कहानी के साथ। और सुकून एफएम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अगले कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर